चलिए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ चबाने की आम सी लगने वाली प्रक्रिया ने मानव विकास का पूरा रास्ता ही बदल कर रख दिया। ये सच में एक बेहद दिलचस्प कहानी है जो हमारे पूर्वजों के दांतों से शुरू होकर हमारे आज के आधुनिक चेहरे तक पहुंचती है। विकास की इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इस चर्चा को 5 अहम हिस्सों में बांटकर देखेंगे। शुरुआत करेंगे वानर और मानव खोपड़ी की तुलना से, फिर समझेंगे काटने की शारीरिक रचना, आहार का दांतों पर असर, औजारों और आग का इस्तेमाल, और आखिर में देखेंगे कि कैसे सिकुड़ते जबड़ों ने हमारे दिमाग को बड़ा होने का मौका दिया। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, जहां हम वानर और मानव खोपड़ी के बीच के बिल्कुल साफ और बड़े शारीरिक अंतरों को समझेंगे। इन हड्डियों में लाखों सालों का इतिहास छुपा है। पेलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स लाखों सालों में हुए बदलावों को ट्रैक करने के लिए इन्हीं खोपड़ियों की तुलना करते हैं। उदाहरण के लिए खोपड़ी के बेस में होने वाला वो छेद जहां से रीढ़ की हड्डी जुड़ती है, जिसे फोरामिन मैग्नम कहते हैं, और वक्त के साथ जबड़े की हड्डियों का लगातार छोटा होना। एक तरह से ये हड्डियां खुद अपनी विकास यात्रा बयां कर रही हैं। अब जरा दांतों की इस बनावट को पास से देखिए। वानरों के दांत बिल्कुल एक यू आकार में सेट होते हैं, जिसके किनारे एकदम समानांतर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आधुनिक मानव के दांत एक कसकर मुड़े हुए वी या पैराबोलिक चाप में होते हैं। ये ज्यामितीय बदलाव सिर्फ दिखने का फर्क नहीं है, ये हमारे चबाने के तरीके में आए एक बहुत बड़े बदलाव का सीधा सबूत है। यहाँ एक और कमाल की चीज है जिसे डायास्टेमा कहते हैं। हमारे पैतृक वानरों में आक्रामकता दिखाने और खुद को बचाने के लिए छुरे जैसे लंबे केनाइन दांत होते थे। जाहिर है जब मुंह बंद होगा तो इन बड़े दांतों को फिट होने के लिए जगह चाहिए होगी, इसीलिए दांतों के बीच एक खाली जगह होती थी। जैसे जैसे आधुनिक होमोजीनस का विकास हुआ, हमारे केनाइन दांत छोटे और कुंद होते गए और ये गैप पूरी तरह से गायब हो गया। सोचिए जरा, उन कड़े और सख्त पौधों को चबाने के लिए कितनी ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती होगी। इस ताकत के लिए खोपड़ी के ठीक ऊपर एक हड्डी की शिखा होती थी जिसे सैजिटल क्रेस्ट कहा जाता था। ये विशाल टेम्पोरालिस मांसपेशियों को जोड़े रखती थी जो चबाने का काम करती थी। इस भारी चबाने की प्रक्रिया से खोपड़ी पर इतना गहरा दबाव पड़ता था कि उसे सहने के लिए ही आंखों के ऊपर मोटी हड्डियों का विकास हुआ था। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम बाइट यानी काटने की शारीरिक रचना को देखेंगे। यहाँ हम रूप और काम के बीच का सीधा कनेक्शन समझेंगे। इसमें सबसे अहम बात यह है कि अलग अलग प्रजातियों ने खुद को अपने भोजन के हिसाब से ढाला। पैरेंथ्रोपिस जैसे शुरुआती होमिनिन्स को ही ले लीजिए, उन्होंने अपने अंदर एक्सट्रीम मेगाडोंटिया विकसित कर लिया था, यानी उनके दांत हमारे दांतों से 4 गुना ज्यादा बड़े थे और उनका इनेमल बेहद मोटा था। सूखे के वक्त में जब सिर्फ खुरदरा और रेशेदार शाकाहारी खाना मिलता था, तब जिंदा रहने के लिए यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। तीसरे हिस्से में हम इस बात पर गौर करेंगे कि आहार ने आखिर हमारे दांतों को आकार कैसे दिया। ये देखना सच में रोमांचक है कि कैसे खाने के बदलाव ने हमारे पूर्वजों को विकास के एक बिल्कुल नए रास्ते पर डाल दिया। जहां एक तरफ मजबूत पैरेंथ्रोपस ने कड़े पेड़ पौधों को पीसने के लिए भारी दांतों की महारत हासिल कर ली थी, वहीं ग्रेसिल, ऑस्ट्रेलोपिथेशीन और शुरुआती होमो प्रजातियों ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद को एक व्यापक सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस आहार के हिसाब से ढाला, जिसमें बीज, कंद और धीरे धीरे मांस भी शामिल हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनके दांत आकार में छोटे और हर तरह का खाना खाने के लिए ज्यादा वर्सेटाइल हो गए। इस ब्रेकडाउन से विकास का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि शारीरिक विशेषज्ञता हमेशा काम नहीं आती। जिन मेगाडोंट होमिनिन्स के दांत एक ही तरह के खाने के लिए बने थे, वो आगे चलकर विलुप्त हो गए, जबकि वो पूर्वज जिनके आहार में लचीलापन था और जिनके दांत छोटे हो रहे थे, वो बदलते हालात में टिक गए। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं। यहाँ से बाहरी नवाचार या एक्सटर्नल इनोवेशन की कहानी शुरू होती है, जिसने हमारे बचने की राह आसान कर दी। अब इस क्रम को ध्यान से समझते हैं। 2 पैरों पर चलने की क्षमता ने हाथों को आजाद कर दिया। खाने को तोड़ने और काटने का जो काम पहले दांत करते थे, वो अब तेज पत्थरों ने ले लिया, और खाने को पकाने का काम आग ने। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि शुरुआती मनुष्य अब बिना विशाल जबड़ों के ही भारी मात्रा में कैलोरीज ले सकते थे।
इस टाइमलाइन को देखने पर औजारों की तकनीक और चेहरे के आकार के बीच एक सीधा कनेक्शन नजर आता है। भारी और बाहर की ओर निकला हुआ वानरों जैसा थूथन धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और उसकी जगह एक चपटे, सीधे और आधुनिक मानवीय चेहरे ने ले ली। और अब आखिरी और पांचवा हिस्सा, यहाँ हम आहार बदलने के सबसे अविश्वसनीय जैविक परिणाम तक पहुंचते हैं, जिसे मैस्टिकेटरी डीकम्प्रेशन कहते हैं। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म सच में हैरान कर देने वाला है। जैसे जैसे खाना नरम होता गया, खोपड़ी को कसकर रखने वाली भारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगी और वो सैजिटल क्रेस्ट पूरी तरह से गायब हो गया। इसका सीधा मतलब ये था कि खोपड़ी पर जो एक दबाव और रुकावट थी वो हट गई थी। अब खोपड़ी आजाद थी बाहर की तरफ फैलने के लिए और अपने अंदर एक बड़े विकसित दिमाग को जगह देने के लिए। विकास का ये लेन देन इतनी तेजी से हुआ कि आधुनिक मनुष्य अक्सर फंसी हुई अकल दाढ़ के दर्द के साथ रह जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे जबड़े हमारे दांतों की गिनती कम होने से कहीं अधिक तेजी से सिकुड़ गए। और हाँ, उसी हल्के होते जबड़े को सहारा देने के लिए हमारे चेहरे पर एक अनूठी ठुड्डी यानी चिन्ह का विकास हुआ। जब जबड़े छोटे हो रहे थे, तब पके हुए और पोषण से भरे मांस से जो ऊर्जा मिल रही थी, उसने होमिनिन दिमाग के आकार को आसमान पर पहुंचा दिया। सिर्फ कुछ ही मिलियन सालों के अंतराल में इस खोपड़ी की क्षमता व्यावहारिक रूप से 3 गुना बढ़ गई। ये जीव विज्ञान के इतिहास की सबसे तेज छलांगों में से एक थी। डॉक्टर रिक पॉट्स का ये सिद्धांत बताता है कि ये नया विशाल दिमाग बचने का सबसे बड़ा औजार बन गया। एक ऐसे दौर में जहां मौसम तेजी से बदल रहा था और पैरेंथ्रोपस जैसी किसी एक खाने पर निर्भर प्रजातियां विलुप्त हो रही थीं, वहां इस विकसित दिमाग ने जटिल सामाजिक नेटवर्क बनाने और हर नई स्थिति के हिसाब से ढलने की आजादी दी। ये सब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। आज के दौर में जहां हम अपना खाना पचाने का काम ब्लेंडर्स और सुपर प्रोसेस्ड नरम खाने को आउटसोर्स कर चुके हैं, तो आने वाले लाखों सालों बाद मानव चेहरा कैसा दिखेगा? क्या हमारे जबड़े और भी ज्यादा छोटे हो जाएंगे? विकास कभी रुकता नहीं है। इसी विचार करने वाले सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं।